अनाथ बहनों का जादुई जामुन पेड़। ये कहानी है गरीब चंदा की, जो अपनी दो बेटियों ललिता बबीता के साथ एक फूस की झोपड़ी में रहती थी। चंदा के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। मगर एक साल चंदा की बोई हुई फसल फलवंत ना हो सकी, जिससे चंदा हिम्मत हार गई। नहीं नहीं, मेरी महीनों की मेहनत इस तरह मिट्टी में नहीं मिल सकती। मैंने सारे पैसे इस खेती में झोंक दिए, मगर सब पर पानी फिर गया। अब मेरे पास एक खोटा सिक्का नहीं बचा। मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? ये सोचकर वो गरीब माँ अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगती है, और इसी वजह से चंदा बीमार रहने लगती है। और आखिरकार एक रोज चंदा अपनी बेटियों को अनाथ छोड़कर चली जाती है, जिस पर दोनों बच्चियां फूट फूट कर रोती हैं। माँ उठो ना, माँ, ललिता दीदी, माँ को कहो ना उठने को। माँ कभी नहीं उठेंगी बबीता, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। अब हम दोनों बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। घर में छाई कंगाली को देखकर ललिता कहती है, रसोई में बस थोड़ा ही आटा बचा है, वो भी खत्म होने पर है। अब हम दोनों बहनों को खेत की देखरेख करनी होगी। इसके बाद दोनों बहनें खेत पर आती हैं, जहां जामुन के सभी पेड़ एकदम बर्बर बंजर पड़े थे। ललिता दीदी, लगता है इस पेड़ पर कभी जामुन नहीं उगेंगे। क्यों ना हम उस पेड़ को जड़ से साफ करके यहाँ भिंडी और तोरई बो दें? नहीं ललिता, देखो, इस जामुन के पेड़ में जान पड़ चुकी है। पेड़ सजीव की गिनती में आते हैं। ये भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं, इसीलिए हमें कोई हक नहीं कि हम इसकी जिंदगी छीन ले, चाहे ये फल दे या ना दे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों बहनें जामुन के पेड़ को रोज पानी देती है और उसकी खूब देखभाल करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। एक दिन हसमुख चंद उनकी चौखट पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, ललिता, अरे ओ बबीता, अरे कहाँ हो चंदा की बेटियों? जी काका, कहिए। चलो जल्दी से अपनी गठरी बांधकर घर से निकल जाओ, आया समझ में? हसमुख चंद जी, ये तो हमारा घर है। आप हमें हमारी जगह जमीन से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तेरी मरी हुई माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए आज से ये घर मेरा हुआ। घर छिन जाने के डर से भरकर दोनों बहनें हसमुख चंद के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा मत कीजिए हसमुख चंद जी, हमसे हमारा घर मत छीनिए। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर कुछ दिनों बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों अनाथ बहनों को घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दूंगा, आया समझ में? ऐसा कहकर हसमुख चंद वहां से चला जाता है। दीदी, हमारे पास तो खुद खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम हसमुख चंद जी के पैसे कैसे चुकाएंगे? पता नहीं बबीता, चलो खेत चलते हैं पेड़ों को पानी देने। दोनों अनाथ बहनें आंखों में आंसू लिए जैसे ही खेत में आती हैं, तो उनके जामुन के ठूठे पेड़ खूब सारे काले रसीले जामुनों के गुच्छों से लदे हुए होते हैं, जिसे देखकर दोनों बहनें खुश होकर कहती हैं, देखो बबीता, हमारे जामुन के पेड़ पर फल आ गए हैं। अब हम इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दीदी, ये जामुन कितने रसीले मीठे दिखाई देते हैं। क्या मैं एक जामुन चख कर देख लूं? हाँ हाँ बेशक बबीता, तुम इसे खा सकती हो। जैसे ही बबीता डाली झुकाकर जामुन का एक गुच्छा तोड़ती है कि अचानक वहां जामुनों का एक और गुच्छा उगाता है। देखो दीदी, ये कैसा जादुई जामुन का पेड़ है, जिस पर एक जामुन तोड़ते ही एक और उगाता है। हैरानी तो मुझे भी हो रही है बबीता। खैर, तुम जामुन खाकर देखो। जैसे ही बबीता एक जामुन खाती है तो उसके अंदर सोने के बीज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीदी दीदी, इस जामुन के बीज तो सोने के हैं। इसका मतलब ये सचमुच में जादुई जामुन के पेड़ है। बबीता के ऐसा कहते ही जामुन के पेड़ में आंख नाक मुंह भर आते हैं और वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा। बच्चे मन के सच्चे, तुम दोनों ने सही पहचाना, मैं हूं एक जादुई जामुन का पेड़। ला 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 ला। ये कैसा चमत्कार है? भला एक पेड़ बोल कैसे सकता है? ओहो, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती ही रहती है सेन्योरिटा। अरे, ये जामुन का पेड़ तो जादू के साथ फिल्म में बातें भी करता है। क्योंकि मुझे पसंद है। चलो अब मुद्दे पर आते हैं। तुम दोनों के आंसुओं ने मुझ जामुन के पेड़ को जादुई बनाया है। याद है, हर रोज जब तुम बहनें
रो रो कर मेरे जड़ों में पानी डालती थी, तभी एक रोज तुम्हारे आंसू भी मेरे जड़ में घुल गए थे, इसलिए मेरी पचखियां जड़ें सब जादुई हो गई। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरा इस्तेमाल करो। ऐसा कहते हुए जादुई जामुन का पेड़ झूम झूम कर खूब सारे जामुन बरसाने लगता है, जो ना तो टूटते हैं और ना ही फूटते हैं। जाओ और इन जामुनों को ले जाकर बाजार में बेचो। मगर ऐसे तो जामुन खरीदने वाले ग्राहकों को सोने की गुठलियों का राज पता चल जाएगा। नहीं, केवल उन्हीं जामुनों की गुठलियां सोने की होंगी जिन्हें तुम अपने लिए लोगी। इसके बाद दोनों बहनें ढेर सारे जामुन तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं और जामुनों की ताजगी देखकर ग्राहकों की बड़ी भीड़ वहां जुट जाती है। कैसे दिए ये रसीले मीठे जामुन? 40 रुपए किलो है चाचा। अरे इतने गुदेदार जामुन इतने सस्ते भाव में, क्या बात है, जामुन खट्टे हैं क्या? खुद ही खाकर देख लो चाचा। अरे वाह, ये जामुन तो एकदम अमृत के जैसे मीठे हैं। 2 किलो दे दो मुझे। ये लीजिए चाचा, 2 किलो जामुन। ग्राहकों की भीड़ देखकर वहां से गुजर रहे पति पत्नी की नजर उन चमचमाते जामुनों पर घिर जाती है। लड्डू के भैया, वो देखिए ना, कितने सुंदर जामुन है, चलिए ना लेते हैं। अरे अंगूरी, तुम तो खुद ही मीठी इमरती हो, और जामुन खाकर क्या करोगी पगली? अगर इसका मन है तो खरीद लीजिए ना, हमारे यहाँ महंगाई की मार नहीं है, सस्ते जामुन है। ठीक है, 1 किलो दे दो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दोनों बहनें हर दिन जादुई जामुन के पेड़ के पास आकर खूब सारे जामुन तोड़ उन्हें बाजार में बेचा करती है, जिससे उनके घर में छाई गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है। तभी एक रोज हसमुख चंद उनके घर आता है। अरे ओ अनाथ बहनों, अरे कहाँ हो? चलो बाहर आ जाओ, लाओ मेरे पैसे। ये लीजिए हसमुख चंद जी, आपके पैसे। अब फिर कभी हमारे घर की चौखट पर मत आना। पैसे लेकर हसमुख चंद वहां से जाने का नाटक करके छिप जाता है। वहीं दोनों बहनें जादुई जामुन के पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ती है, मगर उनको इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि हसमुख चंद उनका पीछा कर रहा है। जागो जादुई जामुन के पेड़, हम तुमसे मिलने आए हैं। आओ आओ, मैं जादुई जामुन का पेड़ तुम बहनों का स्वागत करता हूँ। जानते हो जादुई जामुन के पेड़, आज तुम्हारे कारण हमने सारा कर्ज चुका दिया, अब हमसे हमारा घर नहीं छिनेगा। इस पर जादुई जामुन का पेड़ खुश होकर कहता है, तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करो, लो ताजे रसीले मीठे जामुन खाओ जरा। ऐसा कहते हुए पेड़ खूब सारे जामुन बरसाने लगता है। तभी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर हसमुख चंद ये सब देख रहा होता है। तभी जामुन के पेड़ की जड़ लंबी होकर उसे जकड़कर अपने पास खींच कर ले आती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे ओ ढीठ पेड़, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वरना मैं कुल्हाड़ी से काट दूंगा तुझे, और फिर इन दोनों अनाथ बहनों को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे। इन बहनों को अनाथ समझने की गलती मत करना, वरना मैं खलबली मचा दूंगा, समझ में आया तुझे? ऐसा बोलकर जादुई जामुन का पेड़ हसमुख को अच्छे से मजा चखाता है, जिसके बाद हसमुख भीगी बिल्ली की तरह भाग जाता है और ये देखकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरे वाह, जादुई जामुन के पेड़, तुमने क्या खूब कमाल दिखाया। उस दिन से लेकर आज तक वो जादुई जामुन के पेड़ उन दोनों अनाथ बहनों के लिए बड़ों के साए का हिस्सा बनकर उनकी जरूरतों में खरा उतरता है। आज दोनों बहनें सुख से अपने घर में रहती हैं और साथ ही जादुई जामुन के पेड़ से गरीबों की मदद किया करती हैं। पारुल शॉपिंग करके खूब सारा होली का सामान लेकर घर लौटती है, जहां उसकी सास उसे होली का इतना सारा सामान लाते हुए देख बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, अपना इतना सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आई हो? लगता है आज तो तुमने अपने सारे पैसे उड़ा दिए हैं शॉपिंग में ही। हाँ, आखिरकार होली जो आ रही है। अब तुम तो जानती ही हो माँ जी, होली के इस प्यारे से त्योहार पर मैं अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। अब बिना सामान के वह अपनी होली कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं देखो उनके लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। पारुल इतना कहती ही है कि तभी उसके दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। माँ आप आ गई हो, क्या लेकर आई हो माँ आप हमारे लिए? आप मेरे लिए बड़ी वाली पिचकारी लाई हो या नहीं? सबसे पहले तो आप मुझे मेरी पिचकारी दो। अरे मेरी प्यारी औलादो, चिंता मत करो, मैं तुम सभी के लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। ये लो, ये सारा सामान तुम्हारे लिए ही तो है, होली पर खेलने के लिए प्यारे प्यारे कपड़े और नई नई पिचकारियाँ, रंग बिरंगे गुलाल, जिनसे तुम होली खेलोगे। ऐसा कहकर पारुल अपने दोनों बच्चों को होली के रंग, पिचकारी, गुलाल, गुब्बारे सब सामान दे देती है। ये सब चंद्रलेखा देखती रह जाती है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है,
आखिर मेरी बहू को हो क्या गया है? पहले तो ये मेरे बारे में हमेशा सोचती रहती थी और हमेशा मेरे लिए नई नई चीजें लेकर आया करती थी, लेकिन अब देखो जरा, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही लेकर आई है, मेरे लिए तो कुछ लेकर ही नहीं आई है। चंद्रलेखा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी पारुल अपने दोनों बच्चों के साथ सारा सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद चंद्रलेखा को बहुत दुख होता है और वो भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अरे वाह बहू, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे लिए इतना कुछ लेकर आएगी। ये देखो जरा कितनी प्यारी प्यारी साड़ियां हैं। हाँ हाँ माँ जी, अब आप मेरे साथ हो तो आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता ही है, लेकिन आपकी छोटी बहू आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके लिए प्यारी सी साड़ी लेकर आई हूँ। ये लो माँ जी, होली के इस प्यारे अवसर पर आप इस साड़ी को जरूर पहनिएगा। करिश्मा ऐसा कहकर साड़ी के साथ थोड़ा सुहागन का श्रृंगार ही अपनी सास को देती है, जिसे देखकर चंद्रलेखा कहती है, ओ करिश्मा, तू जानती ही है कि तू कितनी गरीब है और तेरी इस गरीबी के चलते तूने बेकार में अपने 2-4 रुपए साड़ी के ऊपर खर्च कर दिए। इतनी सस्ती साड़ी मैं क्यों पहनूंगी भला? मेरी प्यारी बड़ी बहू पारुल मेरे लिए बहुत प्यारी साड़ी लेकर आई है और मैं होली पर वही पहनूंगी। तभी वहां पर अनिल आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, करिश्मा इतने प्यार से तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई है और आपने इसका मन तोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माँ। अपनी पत्नी को कह दे कि अगर मुझे कुछ लाकर देना है तो अच्छा और महंगा सामान लाकर दे, ऐसा फटीचरों वाला सामान मैं कभी नहीं लूंगी। इस तरह की बेइज्जती अपनी खुद की माँ के मुंह से सुनकर अनिल चुप खड़ा रह जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। पिताजी चलो ना बाहर, देखो तो बड़ी माँ हमारे लिए कितने सारे गुलाल और पिचकारी लेकर आई है। पिताजी हमें होली खेलनी है, चलो ना पिताजी, बाहर चलो, दादी माँ के पास चलो, बड़ी माँ के पास चलो। चुप करो, तुम दोनों चुपचाप जाकर बैठ जाओ और जाकर पढ़ाई करो। मैंने कहा ना, अब हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अजीन बेचारे बच्चों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? छोड़ दो ना इन्हें, जाने दो। वैसे भी माँ जी सही तो कहती हैं, मैं इतनी गरीब हूँ, मैं कहाँ पुणे जेठानी की तुलना कर सकती हूँ। अपनी पत्नी के कहने पर बेचारा अनिल हार मान जाता है, अपने बच्चों को बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों उदास मन से अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं, लेकिन होली का त्योहार सेलिब्रेट नहीं करते। तभी अचानक से चंद्रलेखा की आंखें खुल जाती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए यहाँ वहां देखने लगती है। मेरी बड़ी बहू से तो मेरी छोटी बहू अच्छी थी, माना कि गरीब थी, लेकिन हमेशा मेरे बारे में सोचा तो करती थी। जब से वो गई है तब से मेरी बड़ी बहू ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ वो दिखावा करती है। मुझे अपनी छोटी बहू को वापस ले आना चाहिए। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंद्रलेखा फौरन अपनी छोटी बहू करिश्मा के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी जब पारुल ने चोरी का इल्जाम तुम्हारे सर पर डाल दिया था, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी और मुझे सद्बुद्धि भी नहीं थी। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास है बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जानबूझकर अलग नहीं करना चाहती थी। ये सुनते ही करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात मत करो। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ और माँ को बहू से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। अपनी गरीब छोटी बहू का ये बर्ताव देखकर चंद्रलेखा बहुत खुश होती है और वो उसे गले से लगा लेती है। कल बहू चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं होली तेरे साथ ही खेलना चाहती हूँ। चंद्रलेखा अपनी गरीब बहू को अपने घर वापस ले आती है। उसे घर में आते ही देख पारुल करिश्मा से कहती है, चोरनी कहेंगी, तुम वापस इस घर में कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? बड़ी बहू अपनी हद में रहो, छोटी बहू भी इस घर का हिस्सा है और जो तुमने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था मुझे अच्छे से याद है, उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। माँ जी आप ये कह रही हो? आपने खुद ही करिश्मा के कमरे से मेरे गहने निकाले थे। लेकिन मैंने खुद तुम्हें उसके कमरे में जाते हुए देखा था। ये सब तुम्हारा एक प्लान था। अगर ऐसी बात है माँ जी तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पारुल ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। जैसे ही सुमित उसको ऐसा करते हुए देखता है, वो उससे पूछता है, अरे पारुल, क्या हुआ तुम्हें? ये सामान किस लिए पैक कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो अब? अरे तुम्हारी माँ अमीर बाप के पास जा रही है, कम से कम वहाँ ऐसा तो नहीं होता जैसे इस घर में हो रहा है। अरे तुम्हारी माँ उस चोरने को इस घर में ले आई है और मैं उस चोरनी के साथ इस घर में एक क्षण भी नहीं रुक सकती। ये सुनते ही सुमित पारुल से कहता है,
अगर तुम अपने पिता के घर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी चालाकियों के बारे में इस घर के अंदर सबको पता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी अमीरी के चलते हम सभी को खरीद लोगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब में एक अटूट रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन तुम तो पैसों की इतनी घमंडी हो, तुम्हें कहाँ रिश्ते समझ आते हैं। जाओ, चली जाओ अपने बाप के पास। अपनी हकीकत खुद अपने पति के मुंह से सुनते ही पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने पति के सामने घुटने टेक देती है और कहती है, सही कहा आपने, ये सब मेरी ही चाल थी। मैं ही इस घर को अपने अंदर में चलाना चाहती थी, इसलिए सबको शुरू में मैंने पैसों के चलते खरीदने की कोशिश की और मेरे बाद मेरी देवरानी इस घर में आई, उसने सब कुछ कचरा कर दिया। सब लोग सिर्फ उसी के पीछे रहा करते थे, उसकी अच्छाई नहीं मेरे पैसों के बलबूतों को भी कम कर दिया था, इसलिए मुझे इस घर से निकलना पड़ा। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है तो जाओ, सभी से माफी मांगो, यही सही वक्त है। सुमित की बात मानकर पारुल दोबारा अपनी सास और देवरानी के पास जाती है और उन दोनों से कहती है, मैं जानती हूँ माँ जी और करिश्मा, तुम दोनों ही मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। अगर आज सुमित जी मेरी सच्चाई मेरे सामने ना खोलते तो पता नहीं इस पैसों के घमंड में मैं और कब तक चूर रहती। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। करिश्मा माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दो। नहीं जेठानी जी, आपको ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो, मैंने आपको माफ कर दिया। क्या आप इस बार हमारे साथ होली खेलना चाहेंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। करिश्मा दोनों हाथों में गुलाल लेकर अपनी जेठानी के दोनों गालों पर लगा देती है, जिसके बाद चंद्रलेखा भी इस साल अपनी दोनों बहनों के साथ अच्छे से होली का त्योहार मनाती है। जहां पारुल को अपनी अमीरी पर इतना घमंड था, वो अपनी अमीरी का घमंड खत्म करके अपने सारे रिश्तों को अच्छे से संभालती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।